अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा हिस्ट्री सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 17 है और आज का लेक्चर हमारा इमाम नफ्सुर ज़किया की नाकामी के असबाब के बारे में है। इससे पहले का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 16, उसमें हम लोगों ने इमाम नफ्सुर ज़किया की तारुफ़ पढ़ा और उनके जो हालात और वाक़यात थे उनको पढ़ा। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बेसिकली आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। आप लोगों के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक क्वेश्चन लाजमी ये होता है, इमाम नफ्सुर ज़किया की नाकामी के असबाब। मींस कि अगर एक साल आ जाए तो दूसरे साल तो लाजमी आ रहा होता है। बहरहाल इसकी नाकामी के असबाब क्या हैं उनको हम ज़रा दर्जा बदर्जा देखते हैं। पहला हमारा है क़ब्ल अज़ वक्त खुरूज। फ़ातिमी और अलवियों की शिकस्त का अवलीन सबब जिहाद का क़ब्ल अज़ वक्त आगाज़ था। नफ्सुर ज़किया के वालिद को जब गिरफ़्तार करके बगदाद लिया जा रहा था, ये आप लोगों को याद होगा कि ये जब बगदाद लेकर जा रहे थे तो ये दोनों भाई आगे पीछे अपने वालिद के और बाकी जो साथी थे उनके इर्द गिर्द भेस बदल कर जा रहे थे। तो इन दोनों ने उस वक़्त अपने वालिद से खरूज के बारे में पूछा था और उस वक़्त उन दोनों को उनके वालिद ने मना किया था कि ये अभी खरूज के लिए मुनासिब मौका नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बाद साथियों में से जो करीबी साथी थे वो बज़िद थे कि जंग फ़ौरी तौर पर शुरू की जाए। उन्होंने ये गलत राय कायम कर रही थी कि तलवारों को नियाम से निकालने का वक्त आ गया है। चुनांचे नफ्सुर ज़किया को इनके दबाव ने क़ब्ल अज़ वक्त खुरूज करने पर मजबूर कर दिया और आपका ये फ़ैसला अलवियों की नाकामी का बायस बना। इमाम नफ्सुर ज़किया के करीबी रिश्तेदारों का अदम ताउन। नाकामी का एक अहम सबब ये भी था कि अहले मदीना में से इनके बहुत से रिश्तेदार और इनके ख़ानदान वालों ने इनका साथ नहीं दिया, जिहाद से अलग रहे। जिस वक़्त आप आम लोगों से बैत ले रहे थे उनमें से बहुत से आपके बुज़ुर्ग और मोअम्मर रिश्तेदार भी बैत को इस्माइल बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र को भी जब बैत के लिए बुलवाया तो उन्होंने जवाब में कहलवा भेजा, भतीजे तुम मारे जाओगे, मैं तुम्हारे बैत कैसे करूं। और इस जवाब के पेश नज़र बहुत से लोग बैत से अलग रहे। इसके अलावा बाकी भी जो इनके रिश्तेदार थे उनकी भी इनके साथ ताउन ना करने की वजह से जिन लोगों ने इनकी बैत करनी थी वो भी खामोश हो गए या एक साइड पर हो गए थे। हामियों को मदीना से बाहर जाने की इजाज़त। इमाम नफ्सुर ज़किया ने जंग के आगाज़ से कबल मदीना के लोगों की राय पर यह फ़ैसला किया था कि जंग मदीना मुनव्वरा में महसूर होकर लड़ी जाएगी और कोई शख्स शहर से बाहर नकल मकानी ना करेगा, यानी कि शहर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब ईसा बिन मूसा जो हैं ये अबू जाफ़र मंसूर के फ़ौज के सिपा सलार थे, तो ईसा बिन मूसा जो जनरल थे उनकी अफवाज ने जब शहर का मुहासरा किया तो नफ्सुर ज़किया ने एक खुले इज्तिमा में लोगों को इजाज़त दी कि जो शख्स हमसे अलग होना चाहता है तो वो जा सकता है, और इस पर बहुत से लोग इनका साथ छोड़कर इर्द गिर्द के पहाड़ों पर मुंतकिल हो गए। जब इमाम नफ्सुर ज़किया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने लोगों से वापस आने की अपील की, लेकिन जाने वालों में से कोई भी वापस आने पर आमादा ना हुआ। अपनी इस कलील तादाद के साथ इन्होंने अब्बासियों की कसीर तादाद और मुनज़्ज़म फ़ौज से मुकाबला किया, और ज़ाहिरी बात है कि इस सूरत में इनकी नाकामी या इनकी जो है वो शिकस्त जो थी वो बहरहाल सबको नज़र आ रही थी। जासूस हामियों में इख्तिलाफ़ात। इमाम नफ्सुर ज़किया के साथियों में खंदक खोद कर लड़ाई लड़ने पर शदीद इख्तिलाफ़ पैदा हो गया था। नफ्सुर ज़किया इसे सुन्नत रसूल के मुताबिक करार देते थे, लेकिन इनसे इख्तिलाफ़ करने वालों का मसलक ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदने की हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से हुई थी, जबकि यहाँ पर इस तरह की कोई वही नाजिल नहीं हुई। इस वजह से भी बहुत से लोग इनसे अलहदा हो गए। इमाम नफ्सुर ज़किया के बाद हामियों को ये भी एतराज़ था कि वो हर मामले में बनु जहीना को तरजीह देते हैं, हालांकि इनकी खिदमत ज़्यादा है और इनसे भी इनकी क़ुव्वत में कमी ज़ाहिरी बात है कि हुई। मदीना मुनव्वरा में वसाइल की कमी। मदीना एक छोटा सा शहर था और उसकी आबादी भी थोड़ी थी। मंसूर के एक मुशीर ने मंसूर के सामने इस बात की निशानदही की थी कि अगर हम लोग शहर की मुआशी नाकाबंदी करें, मुआशी नाकाबंदी यानी कि शहर में ना किसी को आने की इजाज़त दे और ना कोई बाहर जा सके, तो मदीना के लोगों के लिए ज़्यादा देर तक जंग जारी रखना मुमकिन नहीं रहेगा।
اور منصور نے ان تمام تجاویز پر عمل کیا۔ اہل مدینہ کے لیے اس وجہ سے زیادہ دیر تک مزاحمت ممکن نہ رہی۔ نفس الزکیہ اور نفس الرضیہ میں رابطے کی کمی۔ جنگ کی کامیابی کا راز دونوں بھائیوں میں رابطے پر منحصر تھا، لیکن جنگ شروع ہونے سے قبل ہی اور بعد میں بھی نفس الزکیہ اپنے بھائی ابراہیم کے ساتھ رابطہ نہ رکھ سکے۔ انہیں ابراہیم نفس الرضیہ کی جنگی حکمت عملی اور تیاریوں کے بارے میں مکمل آگاہ ہونا چاہیے تھا، اور جنگ کے دوران انہیں مکمل طور پر متفقہ حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی، لیکن اس وقت ان دونوں کے رابطے کی کمی کی وجہ سے دونوں محاذوں پر بیک وقت جنگ نہیں ہو پائی۔ امام ابراہیم کی علالت۔ امام نفس الزکیہ نے جس دن خروج کیا یا جو پروگرام ان کا امام ابراہیم کے ساتھ طے تھا، اس وقت بدقسمتی سے امام ابراہیم شدید بیمار ہو گئے اور نفس الزکیہ کو اس کی اطلاع بھی نہ ملی۔ ابراہیم نے تندرست ہو کر عباسیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، لیکن اس وقت تک عباسی فوج امام نفس الزکیہ کو شکست دے چکی تھی۔ امام نفس الزکیہ کی شہادت کی خبر۔ امام نفس الرضیہ امام ابراہیم نے بھی بہت سی فوج جمع کر رکھی تھی، لیکن عین حالت جنگ میں نفس الزکیہ کی شہادت کی خبر جو ملی تو انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھیوں میں سے بہت سے دل شکستہ ہو گئے، انہوں نے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ اگر دیکھا جائے تو ان کی شکست کے یا ان کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ الصفا کے دور میں جب ان کی قوت کافی زیادہ تھی، یا جس وقت لوگ ابھی کافی حد تک عباسیوں کے مقابلے میں علویوں اور فاطمیوں کا ساتھ دینے پر آمادہ تھے، اس وقت الصفا نے ان پر احسانات جتا کر انہیں خاموش رکھا، اور یہ بھی خاموش رہے۔ ابو جعفر منصور کے دور تک نہ صرف عباسی خلافت منظم ہو چکی تھی، بلکہ وہ علویوں اور فاطمیوں کے خلاف مکمل طور پر نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنے پورے وسائل جو ہے وہ بروئے کار لا سکتی تھی۔ نتیجتاً ان کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے بہت انتظار کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹائم تھا جب اس وقت ان کو اپنی جو ہے خروج کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اس وقت انہوں نے الصفا نے ان کو خاموش رکھا۔ بہرحال ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔